हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहले हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द गैमीटोजेनेसिस। नाउ द मीनिंग ऑफ द गैमीटोजेनेसिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीटोजेनेसिस असल में दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम और द एग। ठीक है। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस एक सेपरेट टॉपिक है और oogenesis एक सेपरेट टॉपिक है, दोनों सेपरेट इंडिविजुअल में होता है। हम लोग जानते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इट हैपन्स इन द टेस्टिस विच इज़ प्रेजेंट इन मेल्स, और जो oogenesis है इट हैपन्स इन ओवरी विच इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स। ठीक है। अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमोडियल सेल्स हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये आफ्टर दी जाइगोट फॉर्मेशन ये जो सेल्स हैं ये मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन ये जो ओरिजिनली स्पर्मेटोगोनिया है ये सेमिनल वेसिकल में ये क्या रहते हैं, ये डोरमेंट रहते हैं। ठीक है। अब इनकी डोरमेंसी उस टाइम टूटती है जब एडल्टहुड अचीव होता है। मतलब जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी 13 ईयर्स एज हो जाएगी एटलीस्ट, तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर स्टार्ट होगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का एक तरीका है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस अब मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ। इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हैपन इन टेस्टिस, जो पहले ही हमने बात कर लिया। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो मेल जो है उसमें आ जाएगा। तो वो जो स्पर्मेटोगोनियम है वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, और जब वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसके बाद हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं उनके बाद स्पर्माटिड्स बनते हैं। अब स्पर्माटिड्स जो बन गए हैं ये चार होंगे, यानी एक स्पर्मेटोगोनियम से चार स्पर्माटिड बनेंगे। और आप देख सकते हैं ये तो इन्होंने यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी दिखाई है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हर किसी में इक्वल जो है वो क्रोमोसोम्स आते हैं। तो आगे जो स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करना है उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अभी तो हमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो एक और प्रोसेस है जिसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है कि आपने जो स्पर्मेटिड्स बना लिए हैं, ठीक है, हमने अभी तक क्या बनाया था स्पर्मेटोजेनेसिस से, हमने स्पर्मेटिड्स बना लिए थे और उसको अब हम लोग मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्पर्मेटिड्स और स्पर्म में डिफरेंस क्या होता है? स्पर्मेटिड्स जो हैं ये इमोटाइल हैं, इनमें कोई टेल नहीं होगी, ना इनमें हेड होगा, ये एक राउंडेड सेल है। और जो स्पर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का सेल होता है। ठीक है। अभी मैं आपको स्पर्मियोजेनेसिस दिखाता हूँ डायग्राम। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे पास स्पर्मेटिड बन चुका है उसमें गोल्जी अपरेटस मौजूद है, सेंट्रियोल मौजूद है क्योंकि ये डिवीजन से बना है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं। ठीक है। आगे क्या होगा कि ये जो इसका न्यूक्लियस है दैट वाज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, इसको अब हमने पेरिफेरल एरिया में पुश करना है। तो वो पेरिफेरल एरिया में कैसे आएगा कि न्यूक्लियस के सामने एक कैप बन जाएगी जिसको कहा जाता है एक्रोसोम। अब वो जो एक्रोसोम है वो एक साइड में पुश हो जाएगा, और जो इसका बाकी साइटोप्लाज्म है वो इसमें से निकल जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। और जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इसके अंदर बच गया है उसने क्या करना है कि जो सेंट्रियोल था हमारा उसमें क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो वो इसकी टेल बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेल बन रही है और स्पर्म एलोंगेटेड हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो एक माइटोकॉन्ड्रियल शीथ की फॉर्म में आ गए हैं, और उसके बाद एक्रोसोम एज सच वैसे ही रह गया, उसके पीछे न्यूक्लियस, फिर आ गई माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, और एंड पर आ गया हमारी टेल ऑफ द स्पर्म। हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट स्पर्म। तो ये एक मिच्योर फॉर्म है स्पर्म की। आप देख सकते हैं कि ऊपर एक कैप है जिसको बोल रहे हैं एक्रोसोम। इस पूरे एरिया को बोल रहे हैं हेड। हेड में एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद उसकी आ जाती है नेक। अब नेक के बाद एक टेल का जो पोर्शन शुरू हो जाता है उसमें सबसे पहले पोर्शन को कहा जाता है मिडल पीस। अब मिडल पीस के अंदर ही आप माइटोकॉन्ड्रियल शीथ को देख रहे हैं। उसके बाद जो पीस शुरू होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल पीस ऑफ द टेल, एंड फाइनली देयर इज़ द एंड पीस ऑफ द टेल।
तो ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस थी। स्पर्मेटोजेनेसिस किस किस हार्मोन के अंडर होती है वो देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो मेजर हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ दी टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एफएसएच और एलएच के अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है, एफएसएच एंड एलएच। तो इन दोनों के अंडर कंट्रोल ये टेस्टोस्टेरोन होता है और इस टेस्टोस्टेरोन के अंडर आ जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म का हम लोग एक्रोसोम बता रहे थे, एक्रोसोम में सेवरल एंजाइम्स होती हैं। अब उन एंजाइम्स का असल में फंक्शन क्या है, वो एंजाइम्स असल जब फर्टिलाइजेशन होगी, आगे आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि एक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो कोरोना रेडिएटा को डिस्पर्स करवा देती हैं और जोना पेल्यूसिडा को तोड़ देती है। ये दोनों कवरिंग्स होती हैं एग की, और फिर वो पेनिट्रेट कर सकता है एग के अंदर। अभी हम लोग ओवोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि ओवोजेनेसिस का प्रोसेस होगा ओवरीज के अंदर, और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ ही ये स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और उसके बाद क्या होगा कि जब सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ बनती है दैट इज़ द प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट। इसी स्पर्मेटोगोनियम की तरह ही यहाँ पर भी ओवोगोनियम बनते हैं, ठीक है। ओवोगोनियम जो है वो आगे डिवाइड होकर बना देते हैं प्राइमरी ओवोसाइट। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसने आगे ओवोजेनेसिस के प्रोसेस से एग में कन्वर्ट होना है, लेकिन ये क्योंकि पहले ही बन चुका है, ये प्राइमरी ओवोसाइट बिफोर बर्थ बन चुका है, तो इसको अब अरेस्ट करवाना है। अब इसको अरेस्ट करवाया जाता है, डिक्टियोटीन फेज़ होता है जिसको डिक्टेट फेज़ भी कहा जाता है। ये प्रोफेज़ 1 का एक फर्दर फेज़ है। तो इसमें इस वो साइट को अरेस्ट करवा दिया जाता है। समझ लीजिए कि कोई जेल है जिसके अंदर हमने इस वो साइट को, प्राइमरी वो साइट को बंद कर दिया। अब ये जेल तब तक नहीं ओपन होगी जब तक प्यूबर्टी अचीव नहीं होती और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आना शुरू होता। जब तक ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा तब तक ये प्राइमरी ओसाइट में ही रहेगा। अब जब प्यूबर्टी अचीव हो गई है तब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये फर्दर एक मियोटिक डिवीजन के ज़रिए से सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट बन गया है तो उसके साथ ही हमने क्या करना होता है कि एवोल्यूशन के दौरान ऐसा किया गया कि जो ओवम है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको रिटेन किया गया और जो न्यूक्लियस है उसको निकाल दिया गया। अब क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसको निकाल देना है हमने सेकेंडरी ओसाइट में से, सेकेंडरी ओसाइट में से, तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा न्यूक्लियस निकाल दिया, ये कुछ एक पोर्शन है। तो इसको क्रोमेटिन मटेरियल का, तो इसको जो पहला हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल सिर्फ निकाला जाता है, इसको बोला जाता है हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है, द फर्स्ट हैप्लॉइड बॉडी और पोलर बॉडी, सॉरी, द फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है इसने क्या करना है, सेकेंडरी ओसाइट की सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी, अब जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी तो जो सेकेंडरी ओसाइट है इसको मैच्योर ओवम में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस की तरह कोई और तरीका करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ओवम है उसको इमोटाइल ही रहना है, उसकी मोटेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ओवम है ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन की वजह से जो मैच्योर ओवम बन गया है और यहाँ पर एक और पोलर बॉडी को निकाल दिया जाएगा जिसको बोला जाता है सेकंड पोलर बॉडी। अब मैं आपको डायग्राम से आगे दिखाता हूँ कि ये पोलर बॉडीज़ कैसे रिमूव होती हैं और ओवोजेनेसिस कैसे। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है और प्राइमरी ओवोसाइट बन गया। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट बन गया है इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनका काम होता है ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। अब ये ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कब शुरू करेंगे, जब इनके अंदर आ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से तब रिलीज़ होता है जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल सेल से ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाएगा जो प्राइमरी ओवोसाइट को जो है उसकी आगे जाकर मियोसिस 1 में से गुजारेगा। अब जो मियोसिस 1 हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट बन गया है उसकी वजह से सेकेंडरी ओवोसाइट बनेगा और जो सेकेंडरी ओवोसाइट है उसके साथ ही आ जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसको एक्सपेल कर दिया गया है
और आप देख सकते हैं कि ओवम के गिर्द जो अब कवरिंग है उसको बोला जा रहा है जोना पेल्यूसिडा। अब जोना पेल्यूसिडा के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये आगे सेकेंडरी ओवरसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के ज़रिए से कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये भी मेटाफेज तक ही आती है। और मेटाफेज के बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं होगा, तब तक जो है वो सेकेंड डिवीजन पूरी नहीं होगी। मतलब फर्टिलाइजेशन के साथ सेकेंड मियोटिक डिवीजन बनती है और उसके साथ ही जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और ये जाइगोट बन जाता है। ओवम बनने के साथ ही जाइगोट बन जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था गेमेटोजेनेसिस का। आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द न्यू वीडियोस। टिल देन अल्लाह हाफिज़।